कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए कौन देख रहा है, वैक्सीन तो हम लोगों ने फ्री भी की है, फ्री वैक्सीन है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ना, हम लोगों ने तो वैक्सीन ली, नेता हम लोगों ने वैक्सीन ली, पावर होगी, हम लोगों ने वैक्सीन ली है। लेकिन वैक्सीन ने भारत के पहली बार हुआ है, समाजवादी पार्टी की पहली सरकार 89 में आई थी और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, यह भी सच है। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को, जनता दल की सरकार को सपोर्ट किया था। सच स्वीकार करो, सच स्वीकार करो। कई देर हो गया, अरे ठीक है, अरे और रघुदास जी 89 से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को 4 बार, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा, लीडर वही थे ना, नेता वही थे, और इनको 4 बार प्रदेश में शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। ये हर व्यक्ति कहता है, और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आज प्रदेश में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह आरोग्य मेला का आयोजन होता है। हर आरोग्य मेला में 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक पेशेंट आते हैं। आयुष्मान भारत की योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रही है। और जहां तक बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां 200 दिन के बाद चल रहे, 200 दिन से ज्यादा चल रहे इस युद्ध में अचानक अब एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात का पता चला है कि रूस के कुछ बेहद अहम मिसाइल बेस अचानक खाली होने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल बेस से सैकड़ों की तादाद में वॉर मशीनरी को यूक्रेन की तरफ अब रवाना कर दिया गया है। यानी यूक्रेन से लगातार मिल रहे जख्मों को भरने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने की ठान ली है और इस युद्ध को अंततोगत्वा एक इवेंचुअल क्लोजिंग पॉइंट पर ले जाने की ठान ली है। अपनी बात अब पूरी तरह से मनवाकर रहेंगे लगता है व्लादिमीर पुतिन।
क्या यूक्रेन में पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या ज़ेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं पुतिन? क्या है रूस से आई सैटेलाइट तस्वीरों का सच? ये रूस के सबसे बड़े शहर से आई वो तस्वीरें हैं जिसने अमेरिका और यूक्रेन को परेशान कर दिया है। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो यूक्रेन में पुतिन की खौफनाक प्लानिंग की तस्दीक कर रही हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें यूक्रेन की तबाही और बर्बादी की नई कहानी आकार ले रही है। रूसी सेना को 20 सालों से मॉनिटर कर रहे रिटायर्ड मेजर मार्को का दावा है कि रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मिसाइल बेस से धीरे धीरे वॉर मशीनरी गायब होने लगी है। रिटायर्ड मेजर मार्को का दावा है कि रूस के मिसाइल बेस के खाली होने का मतलब यूक्रेन में किसी बड़ी अनहोनी से हो सकता है, क्योंकि अगस्त 2021 और सितंबर 2022 की इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि महज 1 साल पहले तक रूस का जो मिलिट्री बेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भरा पड़ा था उसे अचानक खाली कर दिया गया है। सितंबर 2022 की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 12 S-300 फायरिंग प्लेटफॉर्म अब खाली हो चुके हैं। रेडार इक्विपमेंट भी यहां से गायब हो चुके हैं। मिलिट्री से जुड़ी गाड़ियां कहीं और शिफ्ट की जा चुकी हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर रिटायर्ड मेजर मार्को ने दावा किया है कि इस मिसाइल बेस पर तैनात पूरे बारूदी जखीरे को यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया गया है। मलेरिया है या इन सभी प्रकार के संचारी रोग नियंत्रण के लिए वर्ष में 3 बार विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई भी ये राज्य सरकार के प्रयास और केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। आज प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी हों, उन सभी कार्यक्रमों को डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है और बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी और सच नदी के 2 कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। और मुझे लगता है उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी विकृति थी, ये तो विरासत से जो हमें प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं। उसी विकृति को ठीक करते हुए उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अपने किए पर जब वह इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। जब वह ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उन्हें इस बात पर अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में हर घर नल की योजना क्यों लागू हो रही है, उनको जब इस पर अफसोस होता है क्योंकि वे नहीं कर पाए थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर हर घर नल से जल देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर कार्रवाई कर रही है, तो उनको इस पे भी अफसोस हो रहा है। कम से कम अच्छे कार्यों को स्वीकार करो, अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इस वर्ष के अंत तक हम हर घर नल की योजना पूरी तरह लागू हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई संपन्न कर चुके होंगे। प्रदेश में 30,000 गांवों की कार्य योजना अंतिम चरणों में चल करके उन पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जो हमारे गाजीपुर से माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे उसमें नहीं हो रहा है, ये पूरा क्षेत्र, चाहे वो बलिया हो, गाजीपुर, ये पूरा क्षेत्र, यहां पर फ्लोराइड और आर्सेनिक से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, इन सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से लिया है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित क्षेत्र या फिर उन क्षेत्रों में जो जहां पर खारा पानी की समस्या है, जो पहले से डार्क जोन में चिन्हित हैं, सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, इसका बेहतरीन उपयोग करते हुए हर घर नल की योजना को लागू करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन उनको इस पे भी अफसोस है कि ये क्यों हो रहा है, वे नहीं कर पाए, तो उनको अपने किए पर पश्चाताप नहीं, लेकिन आज हो रहा है तो ये उनको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हों, बेहतरीन शिक्षा के केंद्र खोलने के कार्य हों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के हर गांव को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने, इन सभी कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
राज्य सरकार के पास संसाधन भी बड़े हैं, राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, उसी अभियान के क्रम में हम लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बदलने के लिए उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को तो कम से कम इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि जो काम वे नहीं कर पाए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस कार्य को कर रही है, तो कम से कम इसमें वे सहयोग नहीं कर सकते हैं तो अड़ंगा लगाने का कार्य तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल लोकतंत्र में सरकार ही नहीं, प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र की व्यवस्था का एक पहिया है। और मुझे लगता है कि उसमें उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, उस गंभीरता का परिचय देना चाहिए। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो गुमराह करने वाला हो, जो सत्य से परे हो और जो अनावश्यक रूप से आम जनमानस के मन में तमाम प्रकार की भ्रांति पैदा करते हुए उनके स्वयं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। और इस प्रकार की कभी कभी छोटी छोटी बातें व्यक्ति मजाक में कहता है, लेकिन उसको जब हम लोग गंभीरता से कोई लेने लगता है तो कभी कभी उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता है। इंसेफ्लाइटिस, उसके कोरोना के मामले में हमने देखा था, जब उन्होंने कहा था कि साहब ये वैक्सीन नहीं लेंगे, और वैक्सीन का परिणाम क्या रहा, बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ उस समय खिलवाड़ हुआ होगा। लेकिन ये फ्री में वैक्सीन थी, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, WHO ने इसको मान्यता दी और वैज्ञानिकों ने बहुत उसके साथ हमें महोदय बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया था। भारत में इस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2005 में यह वैक्सीन भारत में आया। क्या कर रहे थे हम आजादी के बाद? 1947 से 2005 तक क्या हो रहा था? इतने वर्षों तक आखिर हम क्यों, और इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले ज्यादातर बच्चे कौन थे? अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। लेकिन वोट बैंक बनाने का प्रयास तो हुआ, लेकिन उन पीड़ितों के प्रति कभी संवेदना ईमानदारी से व्यक्त करने का प्रयास नहीं हुआ। वो कभी मुद्दा नहीं बन पाया। इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर वैक्सीन को जापान से भारत आने में 100 साल लगे, लेकिन भारत के अंदर कोरोना जैसी महामारी आती है और मात्र 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय हम गफलत पैदा करें, लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करें, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और किसी भी जिम्मेदार नेता को और जिम्मेदार राजनीतिक दल को इस प्रकार की यूपी विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब हम रुख करते हैं वापस रूस यूक्रेन युद्ध की ओर, जहां फिर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि यूक्रेन के पलटवार से पुतिन घबरा गए हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन घबरा गए हैं। यूक्रेन के पलटवार पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस इससे घबरा गया है। व्लादिमीर पुतिन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। जहां इस तरफ खबर आ रही है कि रूस ने इंटेंसिटी युद्ध की बढ़ाने की कोशिश कर दी है, उसका प्लान बना लिया है और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में अपने कब्जे को और पुख्ता करने की प्लानिंग कर ली है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि 8,500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन उसने खार्किव और उसके आसपास के इलाकों में छुड़वा ली है।
अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का नतीजा कब निकलेगा, इसका फिलहाल कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा है। रूस जहां आखिरी सांस तक यूक्रेन से युद्ध करने को तैयार है, तो वहीं ज़ेलेंस्की की सेना भी रूस के आगे घुटने ना टेकने का दावा कर रही है।